नमस्कार, आभार, अभिनंदन, स्वागत है आप सभी का। हेलो मनी 9, मेरा सवाल है में शेयर बाजार बंद है और महाराष्ट्र दिवस और मजदूर दिवस के चलते, लेकिन हम लगातार तत्पर हैं कि शेयर बाजार की कोई भी मूवमेंट आपसे मिस ना होने पाए। शेयर बाजार के भले ही बंद हो, लेकिन आप अगले हफ्ते की पूरी प्लानिंग कैसे कर सकते हैं, किस हिसाब से कहाँ खरीदारी कर रहे हैं एफआईआईज, इस पर आज हम खास तौर से चर्चा करेंगे। और क्या जहाँ एफआई खरीदारी कर रहे हैं वहाँ पर आपको भी खरीदारी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, मिड कैप आईटी में क्या कुछ संभावनाएं बन रही हैं, इन तमाम चीज़ों को लेकर के और साथ ही साथ आपके सवालों को लेकर के अगले 1 घंटे तक हम पूरी प्लानिंग करेंगे कि इस हफ्ते क्या बाजार अब 18,000 के जो ऊपर पहुंच चुका है, क्या बाजार नए उच्चतम स्तर बनाने की तैयारी कर रहा है, एफआईज के डेटा क्या कुछ कह रहे हैं, इन तमाम विषयों पर बातचीत करेंगे अगले 1 घंटे। जुड़िए हमारे साथ, पूछिए अपना सवाल, लेकिन उससे पहले रूबरू करा लेते हैं आज के हमारे खास मेहमान को। हमारे साथ संतोष कुमार सिंह जी मौजूद हैं आपके तमाम प्रश्नों के उत्तर देने के लिए। संतोष जी, बहुत बहुत आभार, अभिनंदन, आज छुट्टी के दिन अपना समय निकालने के लिए और ये सुनिश्चित करने के लिए कि आज हम प्लानिंग ऐसी बनाएं ताकि हमारे जो दर्शक हैं उनका ये पूरा हफ्ता, जो कि ये हफ्ता काफ़ी क्रूशियल रहने वाला है, बाजार एक नई ऊंचाई की तरफ बढ़ने की तैयारी में है और जो मेजर रुकावट है उसको तोड़ने की तैयारी में दिखाई दे रहा है। आपसे जानना चाहेंगे सर, क्या लगता है आपको, क्या जो ये पूरा हफ्ता है इसमें बाजार 18,200 की जो बाधा है उसको पार करने में कामयाब होगा? अभी तक क्या अनुभव आपका लग रहा है? देखिए, मुझे लग रहा है कि अंडरलाइन जो करंट है बिल्कुल जी, वो काफी स्ट्रांग होते जा रहा है डे बाय डे। और चूंकि एफआईआई की बिकवाली बहुत ज्यादा एफएनओ सेगमेंट में नहीं हो रही है, उसके कारण जो है आप देखेंगे कि बहुत सारी चीजें जो है तेज होती जा रही हैं। ट्रेंड जो है वो रिवर्स हो चुका है निफ्टी पे, बैंक निफ्टी पे अगर हम देख लें, बैंकों के नतीजे काफी अच्छे हैं, उत्साहवर्धक हैं। और अभी तक जिन कंपनियों ने, जितनी बड़ी बड़ी कंपनियों ने भी नतीजे दिए हैं, उन सारे नतीजों में कहीं निराशा ज्यादा देखने को नहीं मिली है, और अच्छे ही बल्कि नतीजे आ रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि मार्केट जो है इन सारी चीजों को, जो एक फियर फैक्टर था कि इन्फ्लेशन के कारण इनकी बॉटम लाइन हिट हो सकती है, वो देखते हुए नजर नहीं आ रहा है। तो इसके कारण मार्केट मुझे लग रहा है कि काफी उत्साहित है आने वाले दिनों में। और 18,200 जैसी कि आप बात कर रहे हो, एक टेक्निकल चार्ट पे काफी बड़ा अहम लेवल है। अगर उसके ऊपर निकलता है तो मुझे लगता है कि नई ऊंचाइयों को छूने की जो है कोशिश कर सकता है ये मार्केट। तो बाय ऑन डिप ये मार्केट हो गया। तो अभी डिप मिलेगा बाजार में, या आपको लग रहा है कि जैसे कि पिछले 2-3 जब 18 के नज़दीक पहुंच रहा था तो भी हमें लग रहा था कि शायद एक मौका मिलेगा, लेकिन इस बार तो उन स्तरों को पार करता हुआ दिखाई दे रहा है। और हर बार हम देखते थे कि बाजार मजबूती के साथ खुलते थे और फिर बाद में जो है सुस्ती देखने को मिलती थी। अब हम देख रहे हैं कि बाजार में शुरुआती दौर में भले ही थोड़ा सा दबाव देखने को मिलता है, लेकिन क्लोजिंग के आते आते बाजार जो है उन रुकावट को पार करने की कोशिश कर रहा है। तो अभी डिप मिलेगा आगे? देखिए, डिप जो है, अगर कह रहे हैं कि विदेशी संकेतों से कोई भी डिप मिले, जो कि अभी नहीं मिल रहा है, लेकिन किसी भी तरह की से अगर डिप मिलता है तो वहां पर एक रिलेटिवली सेफर पोजीशन बनाई जा सकती है। तो उस चीज का हमेशा ध्यान रखें, क्योंकि मार्केट जब जब एफआईआई बेच रहे थे तो उछलता था, तो हम कहते थे कि सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी अब अपनाएं। अब चूंकि उनका स्टैंस एफएनओ पे, अगर आप देखें इंडेक्स पे जो उन्होंने अपनी नीति अपनाई है, वहां पर अब एक न्यूट्रल पोजीशंस हैं। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं मार्केट इन चीजों को खोज रहा है कि मार्केट तेज हो सकता है। विक्स को भी अगर आप देखेंगे, जो कि एक नजदीकी कह लें कि आकलन करने का एक मापदंड है, कि ऑप्शन में वोलेटिलिटी भी बहुत कम हो चुकी है, 10 के आसपास आ चुकी है। तो ये सारी तमाम चीजें इंडिकेट कर रही हैं कि मार्केट में अंडर करंट बुलिश है। इसीलिए कह रहा हूँ कि डिप मिले तो आप करें। जल्दी उछल के लेने का मतलब होगा कि आप समझे कि रिस्क रिवॉर्ड आपके फेवर में नहीं होता है। तो कहीं भी पोजीशन मिले इंट्राडे में या फिर अदरवाइज, तो वो एक अच्छी जगह होगी जहां पर कि आपको एक्यूमुलेट करना चाहिए। चलिए, इस बीच बहुत सारे दर्शक हमारे साथ यूट्यूब पर भी जुड़ने लगे हैं। सर, आप सभी के प्रश्न जो है, आप बने रहिए कार्यक्रम में और सबके प्रश्नों के उत्तर इसी कार्यक्रम के दौरान दिए जाएंगे। और तमाम वो दर्शक जो पहली बार हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनको हम बता दें कि हमसे जुड़ने का तरीका बहुत ही आसान है। 9311211874 ये व्हाट्सएप नंबर है हमारा। और अगर आप भी छुट्टी मना रहे हैं तो घर बैठे बैठे एक मैसेज कीजिए। अगर आप महाराष्ट्र में हैं या फिर अगर आप की भी छुट्टी हो तो 93112118 पे कौन सा शेयर ले रखे हैं, किस भाव पे ले रखे हैं, कितने समय के लिए ले रखे हैं, इन तमाम डिटेल्स के साथ अपने प्रश्न हमारे आप भेजिए
और हम उतने ही विस्तार पूर्वक अपने एक्सपर्ट से चाहेंगे कि आपके प्रश्नों की जानकारी मिले। हाँ, ट्रेडिंग का नज़रिया है या फिर निवेश का नज़रिया है, कितने लंबे समय का नज़रिया है, अपना समय अवधि और लक्ष्य जो है वो हमें अवश्य बताएं ताकि आपके प्रश्नों को हम विस्तार पूर्वक डिस्कस कर सकें अपनी। चलिए, आज के पहले दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नईम हमारे साथ हैं। नईम साहब नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। कहाँ से बोल रहे हैं सर आप? सर मैं महाराष्ट्र से बात कर रहा हूँ, अहमदनगर से। अहमदनगर, महाराष्ट्र से। चलिए सर, बहुत अच्छी बात है। क्या करते हैं आप नईम साहब? सर मैं सर्विस करता हूँ, फार्मा कंपनी में हूँ, सीनियर एरिया मैनेजर हूँ। चलिए, तो आज छुट्टी मना रहे हैं? आज छुट्टी है सर, आज 1 मई महाराष्ट्र दिन है सर हमारा। चलिए, बिल्कुल महाराष्ट्र दिवस की आप सभी जितने भी हमारे मराठी दर्शक हैं उन सभी को महाराष्ट्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय महाराष्ट्र। और बताइए सर, क्या प्रश्न है आपका? पहले तो मैं मनी 9 का बहुत बहुत आभारी हूँ सर, जिन्होंने मुझे आज मौका दिया। आप जैसे दर्शकों के हम आभारी हैं, आप लोग अपना समय देते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद जी सर। प्रोग्राम के लिए आपको शुभकामनाएं सर। धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म ओपन किया हमारे लिए। ये सर आप लोगों का प्यार है जिसकी वजह से हम लोग लगातार नए नए प्रयोग कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इस हौसला अफजाई के लिए, इससे बड़ी ऊर्जा मिलती है। सर जब से मनी 9 स्टार्ट हुआ है तब से मैं नियमित दर्शक हूँ। शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया इतने अच्छे शब्दों के लिए। मैंने डेटा पैटर्न के 25 शेयर परचेज किया है। किसके सर? के भाव से डेटा पैटर्न। अच्छा, डेटा पैटर्न के 25 शेयर लिए हैं। आईपीओ ओपन हुआ था ना, आईपीओ ओपन होने के बाद ही मैंने परचेज किया था। अच्छा, ठीक। और किस भाव पे लिया आपने? परचेज किया है सर 871 के भाव से लिया। 871 के। और इसके अलावा आपके पास एक और शेयर है, टाटा मोटर्स भी लिए हैं? हाँ। टाटा मोटर्स किस रेट पर है? हाँ, टाटा मोटर्स की मेरे पास 20 शेयर है सर, 430 के भाव से। 430 के भाव पे। चलिए, और नजरिया क्या है सर आपका इन दोनों शेयरों में? मेरा 5 साल का नजरिया है, पर मैं अभी कंफ्यूज हूँ क्योंकि अभी तो अच्छा खासा मुनाफा है उसमें, पर क्या करे इसीलिए मैंने सवाल पूछा। नहीं, अच्छी बात है भाई। डेटा पैटर्न में आपके पैसे ऑलमोस्ट डबल हो चुके हैं। 800 समथिंग या 871 की आपकी खरीद है। अभी हम देखें तो 1600 से ऊपर 1661 का भाव यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और संतोष जी, अगर चार्ट देखें आप तो 1 साल के अंदर क्या शानदार मूव दिया है और लगातार जो है इसमें हम देखा है हमने कि एक अप ट्रेंड ही देखने को मिल रहा है 1 साल के। अगर हम नज़रिए की बात करें तो अभी इनका नज़रिया 4-5 साल का है, लेकिन जब पैसे एक बार डबल हो जाएं और उसके बाद से अगर कोई गिरावट आए या नुकसान हो जाता है तो बड़ा दुख होता है। तो एक तो टाटा मोटर्स इन्होंने ले रखे हैं, उस पर भी आपकी राय जानना चाहेंगे, और साथ ही साथ इनकी खरीदारी डेटा पैटर्न पे है जहाँ पे इनके पैसे डबल हो चुके हैं। तो देखिए, डाटा पैटर्न जो है वो अभी हाल फिलहाल की लिस्टिंग है और नई कंपनी है, भारत की कंपनी है, और यहाँ पर डिफेंस में काफ़ी काम करती है। और आपको पता है इन दिनों इंडिया का फोकस जो है वो डिफेंस पे काफ़ी है। जो कह लें कि डिपेंडेंसी बोल रहे हैं कि 100% डिपेंडेंसी हम डिफेंस के लिए इंडिया से करेंगे। तो इन तमाम कंपनियों को जो कि एरोस्पेस में या इलेक्ट्रॉनिकली काफ़ी अच्छा काम करती है ये कंपनी, इनके नंबर्स भी अच्छे आए हैं। थोड़ी सी महंगी ज़रूर है, तो चूंकि महंगी है तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि जो आपने पैसा गेन किया है, जो कैपिटल जो वेल्थ क्रिएट हुई है, वहां पर कहीं ना कहीं डेंट ना हो जाए। तो उसके लिए आपको थोड़ा चौकन्ना रहना है। और मैं कहूँगा कि अगर क्लोज हो जाता है 1500 के नीचे की अगर क्लोजिंग आती है तब आपको थोड़ा चिंता करना चाहिए और प्रॉफिट जो है उसको ले लेना चाहिए। तो 1500 के नीचे का एक बाय क्लोजिंग बेसिस डेफिनेटली स्टॉप में एक स्टॉप लॉस बना के रखें। उसके नीचे जाता है तो आप जो है इसको सेल कर लें और अपने प्रॉफिट को बुक कर लें, अदरवाइज होल्ड करें। सेक्टर का आउटलुक काफी अच्छा है मुझे लग रहा है। और जहां तक टाटा मोटर्स की बात है तो इन दिनों जो है आपको पता ही है कि इसमें जो नंबर्स आए थे वो लैंड रोवर जगुआर से काफी अच्छे नंबर आए थे और कंपनी डेट फ्री होने की बात भी कह रही थी। और इस बार जो कैश पॉजिटिव की बात कर रहे थे वो, और जिसके कारण कि इसमें काफी बड़ा उछाल एक ही दिन में हमने देखा था, 10% के ऊपर का उछाल देखने को मिला था। तो मैं कहूँगा कि यहाँ भी आप होल्ड करें। इंडिया में अगर आप देख लें तो ईवी सेगमेंट में सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट कह लें और सबसे आगे है ये कंपनी। सड़कों पे अगर आप देख लें अमूमन तो काफी गाड़ियां इनकी दौड़ती हैं जो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं। टाटा मोटर की सबसे ज्यादा है। तो मुझे लग रहा है कि ये कंपनी आने वाले दिनों में अच्छा कर सकती है। इंडिया तो काफी अच्छा कर रहा है, इधर लैंड रोवर जगुआर धीरे धीरे अच्छा करने लगा है जो कि लगाट था। तो आप होल्ड कर ले। इसमें भी एक अच्छे टारगेट आपको हो सकता है कि नियर टर्म में भी आपको 20-30% टारगेट ऊपर के मिल सकते हैं। जी, चलिए, अब जो है इस बीच कैलाश जी अब हमारे साथ जुड़े हैं बातचीत करने के लिए। कैलाश जी नमस्कार। कैलाश जी नमस्कार।
मुझे लगता है कैलाश जी से संपर्क हमारा टूट गया है। प्रश्न इनका जो है हम ले लेते हैं। जरा इनका प्रश्न स्क्रीन पर लेकर के आइए, फिर इनका प्रश्न जो है चर्चा में लाते हैं। CESC के शेयर इन्होंने ले रखे हैं और ये 1200 शेयर की 1200 शेयर इन्होंने लिए हुए हैं CESC के, 82 रुपये के भाव पर लिए हैं। अब ये 2 साल के लिए जानना चाह रहे हैं कि ये होल्ड करें, 1-2 साल होल्ड कर सकते हैं या फिर एक बार नुकसान बुक करना चाहिए। CESC सर पावर सेक्टर की कंपनी और इनका जो है पावर सेक्टर को लेकर के ओवरऑल आउटलुक आप कैसे देख रहे हैं, और CESC पे भी नुकसान में है, जानना चाह रहे हैं कि होल्ड करें या फिर निकल जाएं। मुझे लगता है कि होल्ड करना चाहिए। देखिए, कैलकाटा जहां से मैं बिलोंग करता हूँ, वहाँ वहाँ की कंपनी है ये, और वो यहाँ पर इनको कह लें कि जो डिस्ट्रीब्यूशन का काम मिला हुआ है, इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन का काम है इनके पास, और काफ़ी अच्छी कंपनी है, डिविडेंड पेइंग कंपनी है। नॉट ओनली इनके कोलकाता, आप राजस्थान में, यूपी में कई जगह अब इन्होंने नए लाइसेंसेस इनको मिल गए हैं जहाँ पर कि ये इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन का काम करेंगे। तो मुझे लगता है कि आप होल्ड करें, ये कंपनी अच्छी है, नंबर्स अच्छे हैं, मार्केट कैप के लिहाज से भी लगती है थोड़ी सस्ती है कंपनी, और चूंकि पावर डिमांड रहने वाली है इंडिया में, कह लें कि ओवरऑल जो हमारा जीडीपी प्रोजेक्शन है कि यहाँ से काफी बड़ी इकोनॉमी होने वाली है, तो पावर भी उसमें एक बड़ी चीज होगी जो लगेगा इन सारी जो है कह लें कि प्रगति के लिए। तो ये कंपनी उसमें जो है एक कह लें कि इन्वेस्टमेंट का एक व्हीकल हो सकती है जहां से कि मुनाफा कमाया जा सकता है। तो आपको अगर नुकसान है तो निचले स्तरों पर भी थोड़ा ऐड कर सकते हैं आप, यहाँ से भी अगर 10 to 15% करेक्शन होता है तो आई थिंक दैट विल बी द गुड लेवल टू एक्यूमुलेट। आउटलुक अच्छा है कंपनी का आने वाले दिन। तो आउटलुक अच्छा है कंपनी का। चलिए इस बीच यूट्यूब दर्शकों को शामिल करते हैं, बड़ी संख्या में लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अब भी एक के नाम से इन्होंने अपना अकाउंट बनाया। अपने जब आप सवाल पूछें तो कोशिश कीजिए अपना सही नाम भी अगर आप बोल देंगे तो हमारे लिए भी आसानी होगी, आपका नाम के साथ आपका प्रश्न है। तो ये कह रहे हैं कि ITC को अपने पोर्टफोलियो में ऐड करने के लिए बेस्ट लेवल क्या है। सर ITC बहुत सालों तक हमने देखा मीम बनते हुए ITC पे, लेकिन उसके बाद एक वक्त ये भी आया कि ITC ने मतलब पूरी तरीके से आउट परफॉर्म किया, शानदार मूव देखने को मिले ITC के अंदर। अभी इन लेवल्स पे आकर के अभी हमने हाल फिलहाल में HUL के नतीजे देखे हैं। ओवरऑल FMCG पैक पे आपकी राय जानना चाहेंगे, और ITC और इसको लेकर के आप देखिए क्या शानदार जो है यहाँ पर चाल देखने को मिली है। इन लेवल्स पे क्या अभी एंट्री करने के कहीं चांसेस बन रहे हैं, या आपको लगता है काफ़ी ज़्यादा एक मोमेंटम बन चुका है, मतलब 200-250 से चलते चलते शेयर अब 425 का हो गया, क्या सलाह रहेगी? ऑलमोस्ट डबल हो चुका है एक साल में। देखिए, ITC जैसा आप ठीक कह रहे हैं कि ऑलमोस्ट जो है एक साल के अंदर स्टॉक प्राइस डबल हो चुके हैं, क्योंकि एक पीरियड से जो लास्ट ईयर था कह लें कि वैल्यू लोग खोज रहे थे कि कहाँ पर वैल्यू है, तो इस स्टॉक में कहीं ना कहीं लोगों को वैल्यू दिखी, और जहाँ पर कह लें कि ज़्यादा वैल्यूएशन से उन चीज़ों को जैसे IT जैसी कंपनियों को बेचा है लोगों ने, और वैल्यू खोजते हुए ITC दिखा के उनको वैल्यू दिखी है। और लास्ट के 2-3 क्वार्टर के अगर रिजल्ट को भी देखेंगे तो इनका जो सबसे लगाड़ सेगमेंट था वो था FMCG अदर्स, जिसमें कि सिगरेट के अलावा FMCG के जो भी बिजनेस हैं, बिस्किट की बात कर लें, आशीर्वाद की बात कर लें, या फिर चॉकलेट्स, बहुत वैरायटीज की चीज बनाते हैं, उसमें जो है इन्होंने मार्जिन एक्सपेंशन देखने को मिला है, और सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट इनका उसी बिजनेस में है। और दर्शक जो है या फिर कहना इन्वेस्टर काफी निराश हुआ करते थे, क्योंकि वो बिजनेस सेगमेंट इनका अच्छा नहीं कर रहा था, जो कि हाल फिलहाल अच्छा करने लगा है। इन स्तरों पे मुझे नहीं लगता कि आपको लेना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी थोड़ा महंगा हो चुका है शेयर। तो वेट कर लें, 400 के नीचे अगर आपको मिलता है तब आपको हेडरूम मिलेंगे। इन स्तरों पे आपको सलाह नहीं होगी, बट कंपनी के परफॉर्मेंस अच्छे हो रहे हैं। और इसके अंदर चूंकि एक कॉन्ग्लोमरेट कंपनी है, इसके अंदर बहुत सारी कंपनियां और हैं, जैसे कि आप कह लें पेपर का बिजनेस है, पेपर का बिजनेस इन दिनों काफी अच्छा किया है। होटल्स के बिजनेस हैं, और होटल में भी ये लगाड़ रही है, चूंकि लास्ट के 2-3 साल जो है होटल के लिए अच्छे नहीं थे, लेकिन अब धीरे धीरे वो भी अच्छा करने लगे हैं। तो सारे कल पुर्जे इनके अब धीरे धीरे ठीक हो रहे हैं। तो लेकिन वैल्यूएशन ऑलरेडी मार्केट इन सारी चीजों को देखते हुए कर चुका है। निचले स्तरों पर मिले 400 के नीचे, तो आई थिंक दैट विल बी अ गुड लेवल। चलिए, तो अभी जी की प्रतिक्रिया भी आ गई है, वो कह रहे हैं कि बहुत बहुत शुक्रिया मेरा प्रश्न लेने के लिए, और मेरा सर नेम अभी है। तो अभी साहब आपका प्रश्न हमने चर्चा कर ली है, लेकिन 400 के नीचे आ जाए। कल पुर्जे सर कह रहे हैं कि काफ़ी हद तक अब ठीक हो चुके हैं, और आने वाले समय में शेयर अच्छा चलेगा, लेकिन काफ़ी ज़्यादा चल चुका है। तो थोड़ा सा वेट कीजिए, कहीं कोई गिरावट मिलती है 400 के नीचे अगर आता हुआ दिखाई दे तो फिर आप एंट्री कर लीजिए, वो सही लेवल रहेगा आपके लिए एंट्री करने के लिए। इस बीच और भी कुछ एक OP दीक्षित जी का प्रश्न है, और OP दीक्षित जी कह रहे हैं
कि सर लॉन्ग टर्म के लिए विप्रो कैसा रहेगा। सर विप्रो को लेकर काफ़ी सवाल हैं, खासतौर से आईटी को लेकर के काफ़ी सवाल हैं। एक तो गिरावट के बाद क्या करना चाहिए, इन्फोसिस के नतीजे हमने देखा खराब रहे थे। अब हम देख रहे हैं कि थोड़ी थोड़ी बाइंग जो है लोअर लेवल से आनी शुरू हुई है, खासतौर से विप्रो के जिस तरीके से बायबैक की घोषणा हुई उसके बाद से हम देख रहे हैं आईटी में फिर से रौनक थोड़ी सी लौटी हुई है। क्या लॉन्ग टर्म के लिए रखना चाहिए, या आपको लग रहा है जिस तरीके का आउटलुक फंडामेंटल जो है वो अभी दिखाई दे रहा है, अमेरिका और यूरोप के अंदर जो मंदी का साया है उसको देखते हुए दिग्गज आईटी कंपनियों से दूरी बनानी चाहिए? देखिए, मुझे लगता है कि अगर आप ओवरऑल देखेंगे आईटी सेक्टर की जहाँ तक बात की जाए तो आईटी सेक्टर चूंकि जहाँ से ये बिजनेस लाते हैं उन कंट्रीज में रिसेशन की बहुत सारी संभावनाएं हैं, और वहाँ पे रिसेशन 9 से 12 महीने की बात कर रहे हैं। तो मतलब शॉर्ट टर्म रिसेशन होगा, लेकिन लॉन्गर टर्म आउटलुक अभी भी अच्छे हैं। तो उस लिहाज से आपको आईटी, चूंकि आईटी जितनी भी कंपनियां हैं वो काफी बड़ा कैश जनरेट करती हैं, तो ऐसा नहीं है कि आपको इन सेक्टर से दूरी बनाए रखनी चाहिए, क्योंकि कहते हैं कि ब्लेसिंग इन डिस्गाइज ही आपको इस समय में ही आपको अच्छी कंपनियों को चुनना होगा। तो क्या विप्रो एक अच्छी कंपनी है? कंपनी वाइज तो बहुत अच्छी हो सकती है, लेकिन अगर हम फंडामेंटल की बात करें या इन्वेस्टर्स के लिए कौन सी कंपनियां अच्छी होती हैं, तो उसके लिए हम, मुझे लगता है कि इस क्षेत्र में अगर आप देखें एचसीएल टेक वो काफी अच्छी कंपनी है। इन्फोसिस, टीसीएस इससे अच्छी है, मतलब कंपैरेटिव रूप से। हाँ, जहां तक बायबैक की बात है, अभी हाल फिलहाल में इन्होंने एक बायबैक किया, 12,000 करोड़ रुपए का बायबैक इसमें होने वाला है, जो कि 445 रुपए पे होगा। और आईटी कंपनियों में हम बराबर ये चीजों को देखते हैं कि चूंकि उनके पास, जैसा मैं बता रहा था, कि कैश जनरेशन ज्यादा होता है, अपने शेयर होल्डर्स को रिवॉर्ड करते हैं वो बायबैक के जरिए, वो भी टेंडर रूट के जरिए हो रहा है। तो ये सारी चीजें अच्छी हैं, लेकिन बेहतर विकल्प अगर हमारे सामने है तो हमको बेहतर विकल्प चुनना चाहिए। और मैंने वो बताया कि अगर आपने बड़ी कंपनियां चुननी है तो वो कंपनियां हैं। छोटी कंपनियों में अगर देखना है तो मुझे लगता है कि प्रोडक्ट वाली जितनी कंपनियां हैं वो ज्यादा अच्छी हैं, जैसे कि एलटीटीएस है, केपीआईटी टेक है, या फिर एलटीआईएम है। ये कंपनियों को आप देख सकते हैं, और इनके भाव अगर लाइफ टाइम हाई से देखें तो काफी करेक्ट हो चुके हैं। तो कहीं ना कहीं धीरे धीरे वहां पर एक्यूमुलेट करें। विप्रो इन दिनों सुर्खियों में है क्योंकि बायबैक अनाउंस किया उन्होंने, इसलिए है। लेकिन बेहतर विकल्प आपको बाजार में अभी भी काफी मिल सकते हैं। काफ़ी सारे बेहतर विकल्प, अगर दिग्गज कंपनियां में आपको चुनना हो तो बताया गया कि आपको इन्फोसिस, टीसीएस बेटर लग रहा है। इसके अलावा बहुत सारे स्टॉक्स ऐसे हैं जहां पे आप खरीदारी कर सकते हैं। विप्रो में अवॉइड कीजिए सर, लॉन्ग टर्म के लिए भी वो ज़्यादा बेहतर रहेगा आपके लिए। इस बीच हमारे साथ अगले दर्शक जुड़े हैं, प्रशांत जी हैं। प्रशांत तारापुरी हैं, अहमदनगर महाराष्ट्र से। प्रशांत जी नमस्कार। नमस्कार सर। महाराष्ट्र दिवस की बहुत बहुत नमस्कार, शुभकामनाएं आपको। धन्यवाद सर। जय महाराष्ट्र। जय महाराष्ट्र सर, और जय हिंद। आपसे जानना चाहेंगे क्या करते हैं आप, और छुट्टी कैसी बीत रही है आपकी? नहीं, छुट्टी तो बेहतर है। मैं जिला न्यायालय अहमदनगर में हूँ सर्विस को। क्या प्रश्न हाँ, पूछना चाह रहे हैं सर? मेरे पास आईडीएफसी लिमिटेड के 508 शेयर है, 91 रुपीज फॉर 40 पैसे प्राइस के। जी जी जी, और क्या नजरिया है सर आपका, कितने समय तक होल्ड कर सकते हैं आप इसे? सर मैं कम से कम डिविडेंड के हिसाब से लिया था मैंने, पर अभी मैं 2 से 2.5 साल के लिए रुक सकता हूँ। तो मुझे इसके लिए क्या करना चाहिए? 2-2.5 साल के लिए आप रुक सकते हैं। अभी जो शेयर जहाँ पर है, जहाँ पे आपने खरीदारी की है, वो एक ऐसा स्तर है जहाँ पर हम जो है एक तरीके से देख रहे हैं थोड़ी रुकावट आती है। बिल्कुल पीक के आसपास जा करके आपने खरीदारी की है, तो वो थोड़ी सी मेरे लिए मुझे लगता है कहीं आपके लिए कंसर्न ना बन जाए। लेकिन एक बार पूछते हैं संतोष जी से। संतोष जी, 91 पे इन्होंने खरीदा है, 87-88 के आसपास चल रहा है। कल हमने शुक्रवार को देखा था 3-3.25% की मजबूती देखने को मिली थी। आप क्या सजेस्ट करेंगे सर? बात कर रहे हैं, मैं सुन नहीं पाया इनका। आईडीएफसी लिमिटेड सर, आईडीएफसी लिमिटेड। अच्छा, आईडीएफसी इन्होंने 91 पे लिया हुआ है और अभी 87-88 के आसपास चल रहा है। और थोड़ा सा यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि थोड़ी सी रुकावट है, हल्की सी, थोड़ा सी ऊंचाई पर इन्होंने लिया, तो सेफ है। अभी 2-2.5 साल का नजरिया है। देखिए, ये आईडीएफसी लिमिटेड जो है कंपनी, एक होल्डिंग कंपनी है। इसका स्ट्रक्चर होल्डिंग कंपनी स्ट्रक्चर है। तो मुझे लगता है कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक देखना चाहिए आपको, अगर आप जो है इसमें निवेश करना है। और उसके बैंक के नतीजे भी काफी अच्छे आए हैं। छोटी बैंकों में ये बैंक या आरबीएल बैंक कह लें, ये बैंक काफी अच्छा परफॉर्म कर रही हैं। तो इन बैंकों पर ध्यान रखना चाहिए। या फिर सरकारी बैंकों में जाएं तो यूनियन बैंक है, या फिर हम कह लें कि उसमें
बैंक ऑफ बड़ौदा है, कैनरा बैंक है, इन बैंकों में ध्यान रखना चाहिए। आईडीएफसी चूंकि होल्डिंग है तो उनको होल्डिंग कंपनीज पे मैं उतना ज्यादा नहीं देखता। बेहतर होता है कि आप रियली जो उनकी कंपनी है जिसको वो होल्ड करते हैं वहां पर आप नजर रखें, तो वहां पर आपको बेहतर रिटर्न मिल सकता है। हम्म। चलिए अगले दर्शक के पास चलते हैं और अब हमारे साथ विजय कुमार जी जुड़े हैं और ये पंजाब से हैं। विजय जी नमस्कार। हेलो नमस्कार सर जी। नमस्कार विजय जी, कैसे हैं आप? कहाँ से बोल रहे हैं? पंजाब में किस जगह से? सर मैं पंजाब से डिस्ट्रिक्ट गुरदासपुर से सर बोल रहा हूँ। अच्छा अच्छा, क्या करते हैं सर आप? सर मैं मेडिकल शॉप था मेरी। अच्छा अच्छा, क्या प्रश्न है सर, बताइए क्या जो है प्रश्न पूछना चाह रहे हैं आप? सर मेरा शेयर है सर ग्लैंड फार्मा। हाँ 100 शेयर सर है ग्लैंड फार्मा। अच्छा, ग्लैंड फार्मा के शेयर आपने 100 शेयर ले रखे हैं। किस भाव पे लिए हैं सर आपने? सर 1265 में। 1265 पे आपने 100 शेयर लिए हुए हैं और आपका नजरिया 6 महीने का है। हाँ जी सर, मेरा एक मेरा और भी क्वेश्चन है जी सर। बताइए। वो शेयर मेरे सर वो शेयर है RNBL। सर आपकी अच्छा RVNL। हाँ जी हाँ जी। अच्छा RVNL 500 शेयर है। किस रेट पर लिए हैं आपने? 100 रुपये पैसा लिए 100 रुपये सर 500 शेयर है। 100 रुपये पे। अच्छा अच्छा, यहाँ पर आपका 1 हाँ साल जी, का हाँ जी। नजरिया है। हाँ जी हाँ जी। चलिए तो एक तो इन्होंने ग्लैंड फार्मा पे प्रश्न किया है। ग्लैंड फार्मा के एक बार जरा किस भाव पे इन्होंने लिए हैं जरा एक बार दिखा दीजिए। 1265 पे लिए हुए हैं, 1358 का भाव चल रहा है, तो प्रॉफिट में ही है यहाँ पर। और इसके अलावा एक मोमेंटम वाला शेयर जो है वो इन्होंने लिया हुआ है। लेकिन ये ग्लैंड फार्मा के चार्ट देखिए आप, भले ही इन्होंने नीचे के भाव पे लिए हो, यहाँ इनको प्रॉफिट हो रहा हो, लेकिन किस तरीके से ये ऊपरी स्तरों से फिसलते हुए नीचे आया है ये आप देख सकते हैं। सर अभी प्रॉफिट में है, प्रॉफिट बुक कर लें। फार्मा का भविष्य क्या दिखाई दे रहा है आपको? और दूसरा, इन्होंने जो शेयर लिया है वो है RVNL, हालांकि इन्होंने थोड़ा ऊपर लिया। इसी कार्यक्रम के दौरान हमारे साथ रवि जी ने इस शेयर को रिकमेंड किया था 74 रुपये पे, और उन्होंने यहाँ पर इसका लक्ष्य 95-96 का दिया था। तो अब ऑलरेडी 107 के आसपास चल रहा है। शुक्रवार को भी 4-4.5% की तेज़ी यहाँ देखने को मिली थी। इनको भी 7 रुपये पर शेयर मिल रहे हैं। कितना अपसाइड और बाकी यहाँ पे RVNL में आप देख रहे हैं, और ग्लैंड फार्मा में क्या करना चाहिए? देखिए आरबीएनएल जहाँ तक बात है विपुल जी, रेलवे स्टॉक में काफी बड़ी तेजी है क्योंकि गवर्नमेंट का फोकस रेलवे के इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने में काफी बड़ा है। और देख रहे हैं हम चौतरफा अगर देखें आप जाएं, रेलवे में जो यात्रा का एक्सपीरियंस है उन्होंने टोटली चेंज कर दिया है। और क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर की बदौलत तो ये कंपनी है उसके इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने में है। और इसके नंबर्स को अगर आप देखेंगे काफी अच्छे नंबर्स हैं, और टीटीएम बेसिस पे तो लास्ट ईयर से तकरीबन जो है 35% जंप है इनके नंबर्स में। तो नंबर्स काफी अच्छे हैं, और सिमिलरली जो है इनके चार्ट्स पे भी अगर आप देखें प्राइस भी सिमिलर परफॉर्मेंस हो रहा है। तो मुझे लगता है कि होल्ड कर लें आप इसको। मोमेंटम अगर चेंज करते हैं 100 रुपए के नीचे का एक स्टॉप लॉस जरूर लगा लें इसमें, क्योंकि मोमेंटम या मार्केट कभी भी अगर नीचे जाता है तो खराब हो सकता है और आपके गेन्स जा सकते हैं। तो उस लिहाज से 100 रुपीज के आसपास का एक स्टॉप लॉस बना के बने रह सकते हैं। नंबर्स अच्छे हैं, कंपनी भी काफी अच्छी पोजीशन है, वेल पोजीशन टू मूव अप, तो होल्ड करने की सलाह हो। और जहां तक दूसरी कंपनी जो ग्लैंड फार्मा है, जी काफी बड़ी कंपनी है इंडिया में अगर आप देखें, लेकिन कुछ टीटीएम बेसिस पे अगर इनके नंबर्स को मैं देख रहा हूं तो वो नंबर्स थोड़े खराब हुए हैं पिछले साल से अगर कह लें तो 20% के आसपास जो है उसमें गिरावट देखी गई है नेट प्रॉफिट बेसिस पे। और अगर हम इनके मार्जिन को भी देखें तो वहां पर भी एक सिंकेज दिख रहा है। 34% की मार्जिन थी ऑपरेटिंग, जो कि घटकर 30% हुई है। लेकिन शेयर प्राइस में अगर हम देखें तो उससे ज्यादा की गिरावट है। और इसमें कुछ ऐसा लग रहा था कि इनके जो इन्वेस्टर थे वहां पर उन्होंने कुछ बेचा है। जैसे आप कह लें कि FII कैटेगरी में अगर देखें तो काफी लोग यहाँ से निकले हैं, क्योंकि लास्ट ईयर अगर आप देखें 10% के आसपास होल्डिंग थी, जो कि घटकर 4.33% हो गई है। तो ये एक मेजर रीजन रहे हैं जिसमें कि यहाँ से इन्वेस्टर्स कुछ FII निकले हैं। परफॉर्मेंस में थोड़ा डिप हुआ है, लेकिन उससे कई गुना ज्यादा हमने प्राइस पे डिप देखा है। कंसोलिडेशन हो रहा है, मुझे लगता है कि ये अच्छी कंपनी होल्ड रखना चाहिए। लेकिन कोई भी चीज आप होल्ड करें लेकिन उसमें एक स्टॉप लॉस जरूर लगाएं। मुझे लगता है कि 1280 रुपए के नीचे का एक बाय क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस लगा के बने रह सकते हैं। जी। चलिए अब जो है एक महत्वपूर्ण विषय पे बातचीत करते हैं, और FI के आंकड़े जो है सबसे महत्वपूर्ण होते हैं, लगातार नज़रें सबकी रहती हैं, और बाज़ार को इस बार घरेलू निवेशकों ने तो काफ़ी थामा, लेकिन नवंबर 2022 के बाद
हमने देखा कि एफआईज जो है वो पहली बार खरीदारी करते हुए दिखाई दिए हैं। जरा हम ग्राफिक्स के ज़रिए अगर दिखा सकें, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग नंबर सर निकल के आया है। मैं चाहूँगा कि इससे आप इस पर जो है आपसे विस्तारपूर्वक चर्चा की जाए। पहली बार हम देख रहे हैं कि फर्स्ट हाफ जो पहला 15 दिन रहा है अप्रैल महीने में, उसमें बाइंग देखने को मिली एफआईज की तरफ से, और सबसे ज़्यादा जो बाइंग आ रही है वो फाइनेंशियल सेक्टर में, यानी टोटल जो इन्वेस्टमेंट 8,000 करोड़ से ज़्यादा का आया है उसमें 4410 करोड़ रुपए जो है हमने देखा खाली अकेले फाइनेंशियल सेक्टर में निवेश हुआ है। और इसी वजह से हमने देखा तमाम बैंक, खासतौर से मिड कैप बैंकों में बहुत सारे शेयरों में काफ़ी तेज़ी के साथ जो है बढ़ोतरी देखने को मिली है, काफ़ी तेज़ी यहाँ पर देखने को मिली। इसके अलावा निवेश कहाँ का आया है? ऑटो और ऑटो कंपोनेंट शेयरों में जो टोटल निवेश आया है उसका 14% गया है। ऑटो स्टॉक्स में जो कुल निवेश हुआ है वो 1259 करोड़ रुपए के आसपास का निवेश यहाँ पर हुआ है, और 4,000 से ज़्यादा का करोड़ से ज़्यादा का निवेश फाइनेंशियल सेक्टर में हुआ है। और कई महीनों की बिकवाली के बाद हमने देखा आईटी स्टॉक्स में भी कुछ निवेश आया है। जिस तरीके से तमाम कंपनियों की वैल्यूएशन काफ़ी हद तक घट गई थी, तो यहाँ पर हमने देखा 1,000 करोड़ के आसपास की खरीदारी की गई है। मेटल शेयरों में करीब 6-700 करोड़ रुपए के आसपास की खरीदारी यहाँ पर की गई है। इसके अलावा एफएमसीजी में भी थोड़ी बहुत ही खरीदारी हुई है। यहाँ पर टोटल इन्वेस्टमेंट का सिर्फ 7.25% के आसपास का निवेश हुआ है। ऑयल एंड गैस में हमने देखा है 9-10% के आसपास की खरीदारी की गई है। लेकिन जिन 3 शेयरों के सबसे ज़्यादा फोकस रहा है एफआईज का, वो रहा है एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी और टाटा मोटर्स। यहाँ पर जो है हमने देखा कि काफ़ी ज़्यादा जो है निवेश किया गया है। एचडीएफसी बैंक में ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि करीब 2 से 2,500 करोड़ रुपए के आसपास का निवेश आया है। एचडीएफसी में 2500 से 2700 करोड़ रुपए के आसपास का निवेश आया है, और टाटा मोटर्स में जो अनुमान लगाया जा रहा है वो करीब 2,000 करोड़ से ज़्यादा का निवेश आया है। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग नंबर्स हैं सर, और हम चाह रहे थे कि आपके साथ इसको डिस्कस किया जाए, और वो हमने स्टॉक्स में रिफ्लेक्ट भी होता हुआ दिखाई दिया किस तरीके से पूरा फाइनेंशियल सेक्टर में जो एक मजबूती देखने को मिली हो, चाहे बैंकिंग हो या बाकी जो शेयर में। आप इन नंबर्स को कैसे देख रहे हैं, और क्या भविष्य की प्लानिंग करते समय, अगर हम शेयरों को चुनते समय इन नंबर्स को ध्यान में रखना चाहिए, और यही इसी तरह की दिशा के आगे भी देखने को मिलेगी, या एफआईएस की तरफ से अब थोड़ा सा बैंकों में हो गई खरीदारी तो अब ये अपना पैसे जो है कहीं और भी जा सकते हैं? देखिए, ये नंबर्स काफी इंपॉर्टेंट होते हैं बिल्कुल जी, क्योंकि इससे ट्रेंड मिलता है हमको, क्योंकि और वो क्या सोच रहे हैं, किस दिशा में सोच रहे हैं, उससे भी एक जानकारी हमें मिलती है। तो सबसे पहली चीज जैसा कि आप बता रहे हैं कि 50% से ऊपर के करीब की खरीदारी इन्होंने बैंकों में की। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि अगर इकोनॉमी बढ़ेगी, यहाँ से सबसे बड़ी कह लें कि सबसे बड़ी तीसरी इकोनॉमी होने की बात कर रहे हैं, और अगर उसमें हम पोजीशन करेंगे तो क्योंकि इकोनॉमी जब बड़ी होती है तो हमको पैसे की जरूरत पड़ती है, और पैसे कौन देगा आपको? तो बैंकें देंगी। तो और बैंकों में एनपीए का रेजोल्यूशन ऑलरेडी गवर्नमेंट ने पहले से कर दिया है। एनसीएलटी के थ्रू बहुत सारे नियम कानून ऐसे बन गए हैं कि अब एनपीए क्रिएशन बहुत मुश्किल होता है, इकोनॉमी में होगा। तो क्लीन अप बैलेंस शीट हो गई है, और आगे आने वाले दिनों में आउटलुक अच्छा है। इसीलिए मुझे लगता है कि बैंकों में ज्यादा उन्होंने निवेश किया है, और हम देख रहे हैं कि जितने भी बैंक्स हैं उसमें काफी अच्छी तेजी रही है। और उसके बाद जैसा आप बता रहे हो कि ऑटो कंपोनेंट, ऑटो के नंबर्स अगर आप देख लें बहुत अच्छे हैं। मंथ टू मंथ बेसिस देख लें, पिछले साल से इस साल को का देख लें, क्योंकि कोविड में काफी हिट हुआ था, लेकिन उसके बाद जो है काफी अच्छे चीजें देखने को मिल रही हैं। तो ये तमाम चीजें अगर आप देखेंगे तो मुझे लगता है कि ऑटो इंसिलरीज में आपको काफी ज्यादा, जैसे कि आपने बताया कि काफी ज्यादा निवेश गया है, तो ऑटो इंसिलरीज में बहुत सारी कंपनियां हैं जिन्होंने अच्छा किया है। जेबीएम ऑटो ही की बात करें, लास्ट टाइम हम बात कर रहे थे इसकी, काफी अच्छे नंबर्स भी आ रहे हैं, और प्लस जो है अपॉर्चुनिटी साइज भी धीरे धीरे बड़ी होती जा रही है। लुमेक्स ऑटोटेक, ये काफी अच्छी कंपनी है। तो इन तमाम जो है कंपनियों को सारे लोग देख रहे हैं, और कि यहाँ पर चीजें जब बढ़ रही, जो चीज भी एक्सपैंड करती है तो निवेशक डेफिनेटली उन चीजों को देखता है और वहां पर निवेश करता है, और इसीलिए ये सारे नंबर्स आपको दिख रहे हैं। आईटी में भी चूंकि रिलेटिव वैल्यूएशंस आईटी के कम हो चुके हैं, ऑल्दो अभी बहुत निचले स्तरों पे है, उनकी बाइंग हो रही है, लेकिन धीरे धीरे वहां पर भी वैल्यू इमर्ज होते हुए उनको दिख रही है। तो मुझे लगता है कि ये सारी चीजें इकोनॉमी को देखकर या मार्केट ट्रेंड को देखकर सारी चीजें की जा रही हैं, और बहुत अच्छी चीज होती है। आपको भी या किसी भी निवेशक को इन चीजों पर जो है गौर करना चाहिए कि ट्रेंड आखिर कहाँ है, क्योंकि ऐसा मानते हैं हम कि ट्रेंड इज आवर बेस्ट फ्रेंड। जब तक ट्रेंड चलता है, आप उसके साथ रहेंगे तो काफी मुनाफा मिलता है। तो ट्रेंड इज आवर बेस्ट फ्रेंड, ये कहना है यहाँ पर सर का। और सर आपसे एक बात समझना चाहेंगे, इस ट्रेंड को पकड़ते हुए
कुछ एक कंपनियां अगर आप यहाँ पर अगर आप हमारे दर्शकों को रिकमेंड करना चाहें, क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत ध्यान से आपको सुनते हैं, जुड़े हुए हैं, तो वो चाह रहे होंगे कि छुट्टी का दिन है और कहीं कुछ ऐसे शेयर मिल जाते तो जो आगे चल करके बढ़िया प्रदर्शन करें, तो कुछ आप अगर रिकमेंड करना चाहें तो। देखिए, जैसा कि बैंकों में ज़्यादा खरीदारी हुई है, तो मैं बैंक से थोड़ी देर पहले ही मैं आपको 2 बैंकों के नाम बताए मैंने, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और आरबीएल बैंक। अगर आप देखें सरकारी बैंकों में, तो मेरी जो पसंद होगी, चूँकि स्टेट बैंक तो सबसे बड़ी बैंक है और स्टेट बैंक भी मेरी पसंद है, लेकिन अगर अपॉर्चुनिटी साइज़ की जहाँ तक बात है, मुझे लगता है कि आप थोड़ा-सा नीचे आएँ अगर निचले पायदान पे, तो वहाँ पर बैंक ऑफ बड़ौदा मुझे अच्छा लगता है, कैनरा बैंक है, उसके बाद यूनियन बैंक काफ़ी अच्छा लगता है, काफ़ी अच्छे नंबर्स उसमें टर्न अराउंड हो रहे हैं। तो ये तमाम नंबर है और आईडीबीआई मतलब फ्रॉम द स्क्रैच काफ़ी अच्छा अभी इन दिनों जो है नंबर्स उसके आने लगे हैं। तो ये तमाम बैंक हैं जहाँ पर कि आप देख सकते हैं। प्राइवेट बैंकों की अगर बात कर ली जाए, तो वहाँ पर जो मेरी पसंद होगी वो आईसीआईसीआई बैंक है, इंडसइंड बैंक है। जैसे कि ऑटो नंबर्स हैं, इंडसइंड बैंक का काफ़ी बड़ा कंपोनेंट जो है उनके लोन बुक का ऑटो में है। तो ये तमाम कंपनियां हैं जो कि अच्छा कर रही हैं और वहाँ पर देखा जा सकता है। इवन फॉर दैट मैटर कोटक बैंक भी काफ़ी अच्छे नतीजे रहे हैं इसके भी। तो ये चीज़ें हैं, यहाँ पर आप जो है अपनी पिक ले सकते हैं इन तो अभी सेक्टर्स। अभी जो ट्रेंड चल रहा है उसको जो पढ़ते हुए संतोष जी ने चीज़ें बताई हैं, उसमें बहुत सारे बैंक हैं, प्राइवेट में कई सारे नाम बताए गए, सरकारी में आपको नाम बताया गया, बैंक ऑफ बड़ौदा से लेकर के तमाम कंपनियों के। तो ये छुट्टी का दिन है, आप अपना एक पोर्टफोलियो बनाने की तैयारी जो है वो कर सकते हैं कि जहाँ पर एफआईज भी खरीदारी कर रहे हैं और जो हमारे यहाँ के दिग्गज जानकार एक्सपर्ट हैं संतोष जी जैसे लोग, वो भी इन शेयरों को फंडामेंटली काफ़ी अच्छा मान रहे हैं। अदानी में पिछले 2-3 दिनों में एक अच्छा जो है अपमूव देखने को मिला है, ख़ासतौर से चाहे अदानी पावर हो, अदानी पोर्ट हो, अदानी इंटरप्राइजेज हो। ये हमने देखा कि पिछले 2-3 दिनों के अंदर एक अच्छा मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दिया है। क्या ये जो अब तो बाइंग भी देखने को मिल रही है एफआईएस की तरफ से और डीआईएस की तरफ से, क्या आपको लग रहा है कि अब क्योंकि खबरें बहुत ज़्यादा हैं, अब सेबी ने वक्त मांगा है अदानी की जांच को पूरा होने के लेकर के, तो ओवरऑल कैसे ये रैली कितनी सस्टेनेबल है? जिन लोगों ने बड़ी गिरावट आने के बाद एंट्री ली, उन्हें क्या करना चाहिए? जो लोग हाई लेवल पे फंसे हुए हैं, ख़ासतौर से अदानी इंटरप्राइजेज, अदानी पोर्ट पे, उन्हें क्या करना चाहिए सर? देखिए, जो प्रॉब्लम थी पहले हम अगर उसको समझ लें तो बहुत ज़्यादा आसानी होगी कि हमें क्या करना चाहिए। जी पूरे ग्रुप की जो प्रॉब्लम थी विपुल जी, वो ये था कि वैल्यूएशन जो है वो सपोर्टिव नहीं था। ये हिंडनबर्ग की जो भी रिपोर्ट आई उसके पहले भी अगर हम देखते थे तो हम लोग जल्दी से किसी को सलाह नहीं देते थे कि आप अडानी के शेयर्स को खरीदें, क्योंकि वो वैल्यूएशन के इतने मतलब उछले पायदान पे थे कि वहां पर निवेश कर कर पैसा कमाना बहुत मुश्किल हो सकता है अगर किसी भी चीज को अर्निंग्स के बहुत ज्यादा टाइम हम देंगे तो। और यही इशू के कारण जो है इसमें हिंडनबर्ग की रिपोर्ट भी आई और उसके बाद गिरा है। अब मुझे लगता है कि जिन्होंने निचले स्तरों पर लिया है उन्हें एक चीज ये समझना चाहिए, और मुझे ये लगता है कि अडानी एंटरप्राइज की बात हो या किसी और कंपनियों की बात हो, जब तक अर्निंग सपोर्ट नहीं करेगी मुझे नहीं लगता कि पुराने वो भाव दोबारा से इस मार्केट में आने चाहिए। ये आप नोट कर लें, क्योंकि अगर दोबारा से अगर आता है और फिर हमारा मार्केट उसी चीज को विदाउट अर्निंग अगर आप स्टॉक प्राइस ग्रोथ को सपोर्ट करते हैं तो कहीं ना कहीं बबल हो जाता है। इस चीज को एकदम ध्यान गांठ बांध कर रखें कि किसी भी कंपनी को बहुत ज्यादा वैल्यूएशन देना, इसका मतलब है कि आप जो है ये समझ रहे हैं कि उसकी अर्निंग आने वाले 2 4 5 सालों में इतनी ज्यादा हो जाएगी तभी आप दे रहे हैं। और मुझे नहीं लगता कि इस हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद अब अडानी के पास ग्रोथ कैपिटल के लिए उतना पैसा होगा कि इतना बड़ा एक्सपेंशन कर सकें। अब वो क्या कर रहे हैं, इंटरनल अप्रूवल कर रहे हैं, प्रमोटर ग्रुप्स के पास जो लोन थे उसको कम कर रहे हैं। तो कंपनी कहीं ना कहीं एक तरह से अपने आप को बचाने की कोशिश कर रही है, और उस बचाने की प्रक्रिया में आप बहुत बड़ा लीप ले लेंगे, जंप ले लेंगे, मुझे नहीं लगता है ये नियर फ्यूचर में ऐसा हो सकता है। तो प्रॉफिट जो है वो कहीं चला नहीं जाए आप यहाँ से, उस पर जरूर ध्यान रखें, क्योंकि वैल्यूएशन आज के दिन में भी बहुत ही कम कंपनियों के सपोर्टिव हैं। उसमें मैं आपको बता दूं कि वो जो 3 कंपनियां मुझे इसमें लगता है 3 या 4 कंपनियां होंगी जो निचले स्तरों पे आपको देखना चाहिए। पहला उसमें अंबुजा सीमेंट, एसीसी, दूसरा फिर आता है, तीसरा आता है फिर अडानी पोर्ट, और इनका एक अडानी विल्मर है, वो भी थोड़ा भी थोड़ा नीचे अगर आ जाए तो ये 3-4 कंपनियां हैं जहां पर की सपोर्टिव पॉसिबल फ्यूचर में कैश फ्लो दिखते हैं। अदरवाइज और सारी कंपनियां अभी भी काफी ज्यादा कह लें कि वैल्यूएशन जो बहुत ज्यादा है, इसलिए वहां पर कोई सजेशन नहीं होगा।
सर, आप कार्यक्रम में जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। और जब भी आप जुड़ते हैं और बड़ा अच्छा लगता है, तमाम हमारे दर्शक लाभान्वित होते हैं। कोई डिस्क्लोजर सर आपकी तरफ से, और चलते चलते कुछ शेयर भी रिकमेंड करना चाहेंगे क्या? तो देखिए, रिकमेंडेशन में मैंने तो हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ रिकमेंडेशन बिल्कुल था, हर बिल्कुल क्वेश्चन के आंसर्स में। तो बिल्कुल। वही रिकमेंडेशन आप समझ लें कि जैसा बैंक्स में मैंने बताया, आईटी क्षेत्र में बता दिया, ऑटो में भी मैंने कुछ बता दिए, तो रिकमेंडेशंस तो वही हैं। और डिस्क्लोजर्स में आप ये समझ लीजिए कि सिमिलर काइंड ऑफ एडवाइस हमने अपने क्लाइंट्स को दी हुई हैं। और मेरे पास इस तरह से एज सच और कोई पोजीशंस नहीं है। तो एक वेस्टेड इंटरेस्ट जरूर है। जो भी दर्शक हैं या निवेशक हैं, अपने एडवाइजर से जरूर पूछ लें निवेश करने को पहले। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद सर अपना महत्वपूर्ण समय देने के लिए। तो यहाँ पर अदानी ग्रुप पर सर की राय यही है कि आप जो है, जो गिनी चुनी 2-3 कंपनियाँ हैं, उनमें सिर्फ जो है आप गिरावट में निवेश कर सकते हैं। इसमें अंबुजा सीमेंट है, अदानी पोर्ट का नाम लिया गया, अदानी विलमार भी उनको लगता है कि गिरावट में आप यहाँ पर खरीदारी कर सकते हैं। कार्यक्रम को यहीं समेटते हैं, कल फिर मिलेंगे दोपहर 1 बजे, सुलझाएंगे शेयर बाजार से जुड़ी आपकी तमाम गुत्थियाँ। और आप मिलना हमसे भूलिएगा मत। लेकिन शाम को 4 बजे भी हम आएंगे हेलो मनी 9 लेकर के। प्रियंका संभव जी होंगी हम आपके साथ, और प्रियंका जी जो है तमाम आपकी जो वित्तीय उलझन होती है उसको सुलझाती हैं। और आईटी डिपार्टमेंट को लेकर के आपके किस तरह के खर्च जो हैं उस पर जो है आप आईटी डिपार्टमेंट की नज़रों में आ सकते हैं। तो ये आज हम समझेंगे। वेद जैन साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, चार्टर्ड अकाउंटेंट। आपका भी कोई सवाल है टैक्स से जुड़ा हुआ तो 9311121874 ये जो है हमारा व्हाट्सएप नंबर है। आप अपने प्रश्न भेज दीजिएगा और हमारे एक्सपर्ट आपके प्रश्नों के उत्तर देंगे। साथ ही साथ दर्शकों आपको बता दें कि शाम रात को 10 बजे आपकी जेब से जुड़ी तमाम खबरें रहती हैं दिन भर की, वो लेकर के आते हैं वरुण कुमार। और वरुण रात को 10 बजे जो है आप उनके साथ जुड़ करके दिन भर में क्या कुछ घटा है, किस तरह के नतीजे आ रहे हैं, तमाम आपकी जेब से जुड़ी हुई तमाम खबरें जो है वो रात को 10 बजे वरुण आपको ये लेकर आते हैं। तो फिलहाल हेलो मनी 9 मेरा सवाल है को इजाज़त दीजिए। और लेकिन आप मनी 9 के साथ चिपके रहिए, बने रहिए और देखते रहिए मनी 9। फिलहाल के लिए नमस्कार।